हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ईडू एंटरटेनमेंट पर। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें, जो कि है तो क्लास 9 का जो है टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो दोस्तों 9 से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर हमको ये चीज़ें अभी से ना क्लियर हों तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग फटाफट इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक की हमारी बनाई गई वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं, हमारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो ये एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप सब तक अच्छे से पहुँच सके। ओके, तो आ जाइए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है तो इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, एटम्स का, परमाणु का, और साथ में मॉलिक्यूल्स यानी अणु, दुनिया में दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास या पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी पदार्थ की ही बनी हुई हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो सब किसकी बनी हुई है? पदार्थ यानी सब्सटेंस, या जिसको हम लोग मैटर भी कहते हैं। ठीक है, अब वो पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ये आप लोगों ने 5-6 में ही पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी चीज़ है वो केवल 3 ही अवस्थाओं में पाया जा सकता है। एक तो ठोस, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। ठीक है फ्रेंड, तो कोई भी चीज़ होगी हमारे पूरे ब्रह्मांड में, उसकी 3 अवस्थाएं आपको मिलेंगी, या तो वो ठोस होगा, द्रव होगा या फिर गैस होगा। तो इसीलिए पदार्थ को हम लोग हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य। ये डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे हमने द्रव लिखा है, यहाँ पे मैंने द्रव्य लिखा है। द्रव्य क्या है? कोई पदार्थ, कोई चीज़ है, और द्रव क्या है? उसकी अवस्था है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो पदार्थ भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, छोटा सा एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ, H2O। इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? पानी का फार्मूला है ये, वाटर, पानी का फार्मूला है। तो पानी इन तीनों में से किस अवस्था में है? है तो एक पदार्थ, लेकिन इन तीनों में से किस अवस्था में है? ठोस में है, द्रव में है या गैस में है? हम सब लोग जानते हैं कि किस अवस्था में होगा वो? द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेज में है। लेकिन ये पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? हमको यहाँ दिख रहा है इंग्लिश का 2 अल्फाबेट दिख रहा है, एक तो H और दूसरा O। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, H से और साथ में O से। H क्या है? हाइड्रोजन, और O क्या है? ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या चीज है? इनको दोस्तों कहा जाता है तत्व, एलिमेंट। ये दोनों क्या चीजें हैं? एलिमेंट। और अब तक लगभग 118 एलिमेंट को डिस्कवर किया जा चुका है, खोजा जा चुका है। ओके, तो 118 एलिमेंट अभी तक अगर ढूंढे गए हैं तो उनको किसी एक स्थान पर रखा गया होगा, किसी एक जगह पर रखा गया होगा। जैसे भाई मान लीजिए कोई एक स्कूल है और उस स्कूल के क्लास में बच्चे हैं, तो उन बच्चों को अरेंज किया गया होगा एक क्रम में, है ना। तो अटेंडेंस रजिस्टर होती है, और अटेंडेंस में उसमें जो रजिस्टर में रोल नंबर वाइज फला 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 शख्स जो है उसको ऐसे उसमें अरेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी तत्व ढूंढे गए हैं उनको एक जगह अरेंज किया गया, और उस जगह का क्या नाम था? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग की जो पूरी संख्या है, मान लो भाई आप क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में है, तो क्लास 9th में 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों को रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ऐसे अरेंज कर दिया गया है। कहाँ पर? अटेंडेंस रजिस्टर में।
है ना, प्रॉक्सी मारते हैं ना हम लोग एक दूसरे की जब नहीं जाते हैं स्कूल में या कॉलेज जो है क्लासेस में। तो ऐसे ही सभी तत्वों को आवर्त सारणी में डाल दिया गया है, अरेंज कर दिया गया। और अब तक कितने एलिमेंट ढूंढे गए? 118 एलिमेंट। हमने कहानी कहाँ से शुरू की है? पदार्थ से। तो पदार्थ और एलिमेंट का आपस में क्या रिश्ता है, और फिर उसमें जो है परमाणु और अणु का क्या रोल है। देखिए ये कहानी जो शुरू हुई है परमाणु और अणु की, ये हमारे इंडिया से एक ऋषि थे। ऋषि क्या, वो दार्शनिक थे बेसिकली, लेकिन उनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, ठीक है। बहुत ज़माने पहले, बहुत से साल पहले जो है ये महर्षि कणाद थे। और इन्होंने क्या बताया कि अगर आप किसी भी चीज़ को उसके टुकड़े करते जाओ, कोई भी चीज़ आप ले लो और उसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, तो अंत में आपको उस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था मिलेगी, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था में मैं कहूँ एक ऐसा कण मिलेगा, एक ऐसा कण मिलेगा जिसे आप और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था ये चीज़, कि कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इस प्लास्टिक को हम और एकदम छोटा करते चले जाए छोटा, तो अंत में ये एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा हमको जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसको कणाद ने क्या नाम दिया? महर्षि कणाद ने उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु, एटम। ठीक है फ्रेंड। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत साल पहले, लगभग 500-600 साल पहले जो है महर्षि कणाद ने जो है क्या किया, इन्होंने बताया कि दुनिया में आप कोई भी चीज़ उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई भी चीज़, और उसके आप टुकड़े करते चले जाओ, बिल्कुल छोटा छोटा कर दो, तो अंत में आपको सबसे छोटा वो टुकड़ा मिलेगा जिसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। उसी को इन्होंने नाम दिया परमाणु का। ऐसे एक और थे फिलोसोफर, उनका नाम था कात्यायान। इन्होंने क्या कहा? कात्यायान ने क्या किया कि जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ के जो सबसे छोटे कण होंगे वो संयुक्त अवस्था में रहेंगे। अब ये संयुक्त अवस्था क्या भाई? कंबाइंड स्टेज। ठीक है, इन्होंने कहा परमाणु किसमें रहते हैं? संयुक्त अवस्था में रहते हैं। मतलब परमाणु जो है, एटम जो है, वो फ्रीली नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ओके, क्योंकि लाइट की रोशनी पड़ रही थी तो शायद इस साइड में पड़ रही है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि महर्षि कणाद और कात्यायान, इन दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से एटम्स की डिफिनीशन दी। कणाद जी ने कहा कि भाई पदार्थ का वो सबसे छोटा कण मिलेगा जिसे आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। कात्यायान ने कहा कि जो आपको सबसे छोटा कण मिलेगा वो हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद ग्रीक भाषा में कुछ वैज्ञानिक आ गए। ग्रीक भाषा के जानते हैं ना, ग्रीक, रोमन, भाई बहुत ज़्यादा जो है विकसित था पहले ज़माने में वो जो है। तो ग्रीक फिलोसोफर आए, कुछ ग्रीक दार्शनिक, उसमें थे, एक नाम था उनका डेमोक्रिटस और एक थे ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी क्या बताया? इन्होंने भी यही चीज़ बताई कि कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण उसे हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बेसिकली इन्होंने भी क्या बताया? इन्होंने भी यही चीज़ बताया जो इससे पहले जो है महर्षि कणाद ने बताया था कि इसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम के बारे में क्या चीज़ निकल के आ रही है हर बार? एटम के बारे में
बार बार ये चीज निकल के आ रही है कि कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या होगा? एटम होगा, परमाणु होगा। अब अभी मैंने बताया था तत्व के बारे में कि एलिमेंट क्या है भाई। तो एलिमेंट क्या होंगे? पदार्थ के सबसे शुद्ध रूप होंगे, सबसे शुद्ध रूप क्या होगा? एलिमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए ये वाटर है, पानी है, तो इस पानी में आपको दो एलिमेंट मिलेंगे, एक तो H मिलेगा, दूसरा O मिलेगा। और इस एलिमेंट से भी छोटा क्या होगा? एलिमेंट से छोटा अणु यानी मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से छोटा क्या होगा? परमाणु, एटम। ठीक है, तो दोनों तरफ से, चाहे आप कह लो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, चाहे आप कह लो तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। ठीक है, तो पानी का जो ये एक पदार्थ है उसमें आपको दो एलिमेंट मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जब हम परमाणु की बात करेंगे यहां पर, तो हम कहेंगे पानी के एक अणु में, H2O के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। बात समझ रहे हैं? परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, और अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं या फिर एक जैसे जुड़ेंगे तो वो एलिमेंट होंगे। अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो फिर वो यौगिक बना देंगे। हम अभी उस पे आ रहे हैं, यौगिक पे भी आ रहे हैं। यहां पर आप क्लियर कीजिए कि पानी का एक अणु, उसके अंदर कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, टोटल 3 परमाणु। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको यौगिक क्या होता है। यौगिक जो है, जिसे कंपाउंड कहते हैं, ये भी एक पदार्थ ही है। लेकिन यौगिक में क्या होगा? दो या दो से अधिक तरह के परमाणु जो होंगे एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। ठीक है, जैसे H2O, ये क्या है? जल का यौगिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग तरह के परमाणु है, आपस में जुड़ गए, क्या कहलाएगा? यौगिक। NaCl, ये क्या है भाई? नमक का यौगिक है, साल्ट जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक, सोडियम मिला हुआ है प्लस क्लोरीन मिला हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक तरह के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में मिल जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अब मान लीजिए हमने लिखा ये O2, तो क्या ये भी यौगिक है? क्या ये भी यौगिक कहलाएगा? क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, O+O। ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जुड़ गए, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़ गए, तो क्या इसे कंपाउंड कहा जाएगा? नहीं, इसे कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीजन का एक अणु कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा दोस्तों इसको? ऑक्सीजन का एक अणु। और एक अणु बनाने में दो ऑक्सीजन परमाणु मिले हैं, दो ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल गए एक अणु बनाने में। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो परमाणु होता है वो अणु से भी छोटा होता है। ओके, अब हम फटाफट इसका अंतर लिख देते हैं कि इसका अंतर क्या है।
अणु और परमाणु में क्या क्या डिफरेंस आपको मिलता है। तो अंतर देखिए, यहाँ पे मैंने चारों अंतर लिख दिए क्योंकि बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था लिखने के लिए। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। अणु क्या होता है? यौगिक की छोटी इकाई होती है। परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी जब भी आपको मिलेगा तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ से जुड़ करके मिलेगा। अणु जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और ये टूटते नहीं हैं। अगर कोई परमाणु मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो ये थोड़े ना ऐसा है कि भाई ये N और A में टूट जाएगा, ये तो सिंगल किस में टूटेगा, किसी में नहीं टूटेगा। ठीक है, ये सिंगल एटम है तो ये टूटता नहीं है। लेकिन जो अणु है वो जो है वो विभाजित हो जाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में। जो अणु है वो किस में टूट जाएंगे? परमाणुओं में विभाजित हो जाएंगे। परमाणु जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, जबकि जो अणु है ये कई परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ये चार अंतर आपको अणु और परमाणु में मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ओके, अब चूंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी बन जाती है तो हम सोच रहे हैं कि आज हम कवर कर लें एटलीस्ट मोल, मोलर मास भी कवर कर लें जल्दी जल्दी। ओके, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। बड़ी लंबी वीडियो में फिर आप लोग थोड़ा बोर होने लगते हैं और मेरा अभी डिजिटल बोर्ड भी नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छे से आपका अटेंशन बांध के रख सकूं। तो आप लोग थोड़ा सा साथ देते रहिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी तरक्की हो जो है और आपको डिजिटल बोर्ड पे मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। ओके, अब आपको दोस्तों परमाणु और अणु का बीच में जो है जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि परमाणु कितना बड़ा होता है और उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, यानी एटॉमिक मास के बारे में हम बात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो देखिए कोई भी जो एटम होता है ना, वो एटम, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है किसी भी तत्व का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, मान लो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का छोड़िए कुछ और ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम है और सोडियम का ये एक एटम है, तो इसका साइज कितना बड़ा होगा? देखिए कोई भी जो परमाणु होता है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा है, और उसको हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर कितना, ये किसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर इसको हम मीटर के कंपेयर में देखें तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए ना, 10⁻⁹, 1 अरब लगभग जो है, यानी 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, इतना बड़ा मीटर हो गया, और इस मीटर का 1 अरबवां भाग वो बराबर होगा 1 नैनोमीटर के। तो बहुत छोटा होता है। अब अगर हाइड्रोजन का देख लो एटम, तो वो 10⁻⁻10 मीटर है ना। माइनस ज़रूर लगाइएगा भाई, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, माइनस ज़रूरी है लगाना। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके साइज की बात। अब अगर इसका हम द्रव्यमान देखें तो इतनी छोटी सी चीज़ थी, इतनी छोटी सी चीज़ को वजन कैसे किया जाए भाई? क्या द्रव्यमान कैसे इसका निकाला जाए? तो इसके लिए डाल्टन ने जो है बहुत ही अच्छी उन्होंने कोशिश की थी और उसी को बेस बना करके बाद में लोगों ने परमाणुओं का द्रव्यमान निकाल लिया था। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं भाई, मान लीजिए आपको सब्ज़ी लेने जाना हो या कोई अनाज लेने जाना हो मार्केट में, तो आप जैसे आलू लेना, आपको पोटैटो लेना हो, तो आप देखिए क्या बोलोगे उसको? 1 kg, 1 किलोग्राम पोटैटो दे दीजिए। अगर कोई लिक्विड चीज़, तरल चीज़ आप लेने जा रहे हो तो उसको तो आप किलो में नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो ना, उसको लीटर में ले रहे हो। कपड़ा कोई लेना है तो उसको आप मीटर में ले रहे हो। तो मीटर, लीटर, किलो, ये सब क्या है? किसी चीज़ के मात्रक है ना, मेजरमेंट है कोई चीज़। तो परमाणु इतनी छोटी सी चीज़ थी तो उसको मेजर करने के लिए एक शब्द जो है बनाया गया और उस शब्द का नाम था मोल। ये जो मोल है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट है, एक मेजरमेंट यूनिट, एक मात्रक है ना। किस चीज़ का मात्रक है ये? एटम का। परमाणु का जो है क्या है? एक मेजरमेंट यूनिट है, क्योंकि जो एटम है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है
आप इसको ऐसे समझ लो, मैं आपको बड़ा ही आसानी से बताता हूँ। जैसे मान लो आपको केला लेना हो ना, बनाना, तो आप उसको किसमें, डजन में लेते हो, है ना। एक दर्जन में भाई कितने केले होते हैं, 12, ठीक है, 12 पीसेज मिलेंगे आपको बनाना के। तो ऐसे ही अगर आपको एटम बोला जाए कि भाई 1 मोल एटम है, कोई एटम कितना है, 1 मोल, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस 1 मोल एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। बात समझ रहे हैं आप। जैसे एक दर्जन में 12 केले हैं, तो ऐसे ही एक मोल में कितने एटम होंगे टोटल, 6.022 इंटू 10⁻23, इतना सारा होता है। ठीक, अब इसी मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम के 1 मोल का जितना मास होगा, 1 मोल का जितना मास होगा, उतना ही उसका मोलर मास होगा। जैसे मान लीजिए 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन का जो मास है वो कितना होता है, 12U, या AMU भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड मास। ठीक, तो कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन, वो भी कितना होता है, 12U। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल का जितना भी मास होगा उतना ही उसका मोलर मास होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो CO2 का मोलर मास कितना होता है भाई, तो कैसे निकलेगा, कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के अगर एक एटम का आप मास देखोगे तो 16 होता है एक एटम का, और यहां पर 2 एटम है तो 12 प्लस 16 गुणे 2, ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, तो 16 दूना 32, 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 44, यानी 44 हो जाएगा इसका मोलर मास। ठीक है, तो आप मोल से मोलर मास भी निकाल सकते हो, और साथ में मोल से ही आप किसी भी एटम का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे किसी भी एटम का द्रव्यमान। बहुत ही गौर से देखिएगा और समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 46 ग्राम नाइट्रोजन है, या सोडियम ले लो, ठीक है, 46 ग्राम सोडियम है, और आपसे कहा गया कि इसका जरा आप मोल निकालिए कि कितना मोल है ये। तो हमको ये पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 मोल का जितना मास होगा उतना ही उसका मोलर मास होगा। ठीक है, तो फार्मूला हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास। गिवन मास मतलब कितना मास यहां पर दिया गया, हमको इसमें पता क्या करना था, हमको इसमें पता करना था कि मोल कितना है। अगर 46 ग्राम आपको सोडियम दे दिया गया है तो उस 46 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला रखेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम का कितना होता है, 23। ठीक है, यहां कितना है, 46 अपॉन 23, कैंसिल कर दिए, कितना आ गया, 2 मोल। ठीक है, 46 ग्राम सोडियम में कितना होगा, 2 मोल होगा। और अगर अभी इसको यही पूछ लिया जाए कि
कि बताइए 2 मोल सोडियम में कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 2 मोल सोडियम में। ठीक, अब अगर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, जिसको हम लोग एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, ये एकदम फिक्स है, कांस्टेंट, एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है इसको। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एवोगाद्रो, उन्होंने ये नाम दिया था, इतना एकदम उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक, तो अगर 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। तो अजान होने लगी थी दोस्तों, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो ऑफ किया था। तो हमने क्या निकाला यहाँ पर कि अगर 1 मोल सोडियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं तो 2 मोल में कितने होंगे, जस्ट हमने डबल कर दिया, 12 इंटू 044 इंटू 10⁻23। तो आई होप कि आपको मोल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, मोल एंड मोलर मास का। ठीक है, अब 1961 के आसपास क्या हुआ था, ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि जैसे उस ज़माने में कोई एकदम स्टैंडर्ड मेज़रमेंट तो था नहीं कि हाँ भाई इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रूट जो है तौलना हो, कोई फ्रूट का वेट करना हो, और आपके पास कोई एग्जैक्टली जो है वेट ना हो, तो आप क्या करोगे, किसी एक चीज़ को आप एक मानक बनाओगे ना। जैसे क्या कहा गया कि आपके पास एक तरबूज है और उस तरबूज के आप 12 हिस्से कर लीजिए, 12 भाग आप उस तरबूज के, वैसे एक तरबूज है इसके आप 12 हिस्से ऐसे कर लो। ठीक, और उसकी कोई एक फांक निकाल लो बाहर, और उस एक फांक को आप क्या करो, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना लो किसी भी फ्रूट को, किसी भी फल को तौलने के लिए। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भैया मेरे को ना 1 केजी जो है फल दे दीजिए। अब उसके पास 1 किलो का वेट नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जो भी कोई चीज़ होगी बड़ी सी, मान लो कोई 5 किलो का उसके पास कोई चीज़ है, तो उस 5 किलो के 5 बराबर हिस्से बांटेगा और उसमें से एक हिस्से का वो आप जो है वो मान लेगा कि भाई ये 1 किलो है। जैसे तरबूज का एग्जांपल ले लीजिए कि मान लो आपको 1 केजी एप्पल लेना है, किसी से 1 किलो सेब लेना है, और उसके पास वेट नहीं है, उसके पास क्या है, 5 केजी का एक वाटरमेलन है। ठीक है, तरबूज 5 किलो का तरबूज है। अब वो क्या करेगा, इस तरबूज के 5 इक्वल पार्ट काट लेगा, 5 बराबर हिस्से काट लेगा, है ना, और कहेगा कि भैया इसका एक हिस्सा 1 पार्ट जो है वो बराबर है 1 केजी एप्पल के। ठीक, तो इसने क्या किया, एक चीज को माना कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड मेजर है। तो ऐसे ही 1961 के आसपास जब कोई सही मेजरमेंट नहीं था परमाणुओं को, एटम्स को जो है वेट करने के लिए, उसको वजन करने के लिए, तो उस जमाने में भी एक स्टैंडर्ड मेजर बनाया गया था, माना गया था, और उसका नाम था कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 जो है ये कार्बन का एक समस्थानिक है, समस्थानिक, आइसोटोप कहते हैं इंग्लिश में। आइसोटोप किसे कहेंगे, आइसोटोप कहते हैं उस चीज को जो एक ही तत्व के सारे परमाणु हों और उनका क्रमांक एक समान हो, बट जो भार है वो अलग अलग हो। ठीक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार जो है वो अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, C12, C13, C14।
ये दोनों बहुत कम है, केवल 1%, लेकिन ये जो समस्थानिक है ये 99% पाया जाता है। ठीक, तो क्या कहा गया कि C12 जो है इसका 1 मोल C12 को माना गया कि भैया 12 AMU या 12 यूनिफाइड मास है। ठीक है, ये मान लिया गया कि 1 मोल C12 का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 12 AMU होगा। ठीक, तो अगर 1 मोल का इतना है तो 1 AMU बराबर कितना होगा, 1 AMU बराबर कितना होगा भाई, मास ऑफ C12 अपॉन 12। ये आपको पहला फार्मूला मिलेगा 1 AMU बराबर। ठीक है, 1 मोल कार्बन 12 का जो मास था वो कितना मान लिया गया, 12U, तो 1 AMU बराबर कितना होगा, मास ऑफ C12 अपॉन 12 भाग। तो पहले हम कार्बन के एक एटम का मास निकाल लें। कैसे निकलेगा भाई, कार्बन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखो तो कितना होता है, 1 मोल कार्बन का, 1 मोल कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, 12। ठीक, तो 1 मोल बराबर कितना होता है भाई, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। मैंने अभी बताया कि ये तो फिक्स है ऑलरेडी, ये तो फिक्स है एवोगाड्रो नंबर। तो इतने एटम का वेट कितना है, इतना है 12U। ठीक है, तो अब हमको पता क्या करना है, पहले कार्बन के एक एटम का वेट, तभी तो हम यहाँ उसकी जो है वैल्यू रख पाएंगे, कार्बन के एक एटम का वेट। तो अगर इतने एटम कार्बन का वेट इतना है तो एक का कितना निकलेगा, 1 कार्बन एटम बराबर क्या करेंगे भाई, 12 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर 23, इतनी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये हमारा निकलेगा 1 कार्बन एटम का जो है एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहां अगर रख दें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 AMU बराबर 12 अपॉन, इसको लिख सकते हैं ना एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यही वैल्यू उठा के हम यहां रख दें तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 AMU बराबर मास ऑफ C12 की जगह इसको रख दें तो 12 अपॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 12। ठीक है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस वैल्यू को रखा है और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, मास ऑफ C12 का एक एटम। तो इतनी उसकी वैल्यू नहीं ना, 1 कार्बन एटम निकली, इतनी वैल्यू निकली, उसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो ये तो एवोगाड्रो नंबर ही है, तो 12 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू 12, तो ये और ये कैंसिल हो गया 1। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, कार्बन के एक एटम की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ये निकलेगी कार्बन के एक एटम की वैल्यू 1 AMU। ठीक है, 1 AMU बराबर इतना निकलेगा कार्बन का। ठीक है, कार्बन का एक एटम का एक AMU कितना निकलेगा, 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी जितने भी एटम्स थे उनका निकाला गया। ठीक है, उनका सबका जो है एटॉमिक मास यूनिट निकाला गया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे निकाला गया। 1 AMU निकालने के लिए क्या किया गया, नंबर ऑफ एटॉमिक मास किसी भी एक एटम का, उसको डिवाइड कर दिया गया 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम से। तो
हाइड्रोजन का लगभग होता है, हाइड्रोजन का अगर हमको निकालना हो हाइड्रोजन का, तो उसका होता है ये एटॉमिक मास, ये वाली जो वैल्यू निकलेगी 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन ठीक है। तो ये तकरीबन कितना आएगा 1.07 के आसपास आएगा। तो इसको हम कितना मानते हैं हाइड्रोजन का 1 मानते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से निकाला गया था उस टाइम पे AMU एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक। लेकिन अब इतना लंबा लंबा भाई कौन याद रखेगा, इसीलिए फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, यूनिफाइड मास में। और आज जो हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी जो परमाणु का परमाणु भार या एटॉमिक वेट होता है उसको हम लोग U से ही डिनोट करते हैं। जैसे हीलियम का कितना होता है 4, ठीक है, सोडियम का नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो ये सब क्या है, वही यूनिफाइड मास है जो AMU के मेथड से कैलकुलेट करके निकाल दिया गया है। ओके, तो ये है फ्रेंड आज की वीडियो हमारी मोलर मास, एवोगाड्रो नंबर एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो और आपको चीज़ें समझ में आई हो। और अगर कहीं पर कोई भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो उसको आप कमेंट में ज़रूर भेजें हमको। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर हम जो चीज़ें बच गई हैं इस चैप्टर में उसको फिर आगे हम लोग वीडियोस जो है बनाएंगे। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, और अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो ज़रूर बताएं हमको कि कहाँ पर कोई कमियाँ रह जा रही हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।